आपके सामने पेज पे लिखा रहना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है और इसको मेरे को अचीव करना है। इस साल मेरे को स्कूल में टॉप करना है तो करना है, बस इतनी चीज आपके सामने लिखी रहनी चाहिए। नहीं हुआ तो कौन सा पुलिस पकड़ के ले जाएगी? पॉइंट समझो ना, एक बार लिख तो लो, एक बार सोचो तो उसका बड़ा। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित रिमान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो 2023 का बोर्ड का एग्जाम है। आप सभी के सामने एक सर्कुलर आ गया था अभी कुछ दिनों पहले कि आपके 15 फरवरी से एग्जाम आएंगे। बच्चे काफी डर गए कि भैया इतनी जल्दी एग्जाम आ रहे हैं, कैसे होगा। सबसे पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। 15 फरवरी उन्होंने बोला है। मेन जो आपके सब्जेक्ट्स वाले एग्जाम होते हैं वो 25-30 फरवरी से शुरू होंगे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं यार, जिनके मेरे पास मेल आए हुए थे कि भैया प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए, अब हम कैसे करें। वही बच्चे हैं जिन्होंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो करी, जो जो चीजें मैंने उनको बताई वो फॉलो करी, और उन्होंने उसी मेल पे रिप्लाई करा कि भैया हमारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं वो स्ट्रेटेजीज यूज करके। तो अगर बच्चों ने इतने कम टाइम में फोड़ा है तो आपके पास तो भरपूर टाइम है। तो इसलिए पहली बात है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आराम से चिल रह के करेंगे। जो जो चीजें बताई जा रही हैं, बेयर मिनिमम चीजें बताऊंगा कि ये कर लो। और जो आप स्कोर दिमाग में लेके आ रहे हो, छोटा हमें स्कोर नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है। बड़ा स्कोर लेके चल रहे होगे कि यार हाँ हम 90% से ऊपर, 95% से ऊपर लेके आएंगे। सोच बड़ी रखनी है सबसे पहली बात तो। अभी यार रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है, हम आते हैं टॉपिक पे, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी रिसेंटली एक बुक में देखी। आपको ना अगर किसी चीज का एम लेना है, सबसे पहली चीज है उसको पेपर पे लिख लो। आपको अपने एग्जाम में 95% से ऊपर लेके आने हैं, तो अभी एक पेपर लो और उस पेपर के ऊपर, उस पेपर को लेके उसके ऊपर लिख दो कि मेरा जो टारगेट है जी वो है 95% से ऊपर। अगर ये नहीं आए तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी? नहीं। तो लिखने में क्या जा रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहली चीज है, जब आप एक एग्जाम, एक पेपर लेके उस पेपर पे अपना पेन लगा के हाथ से लिखोगे ना, तो वो आपके माइंड में घूमती रहेगी चीज। तो सबसे पहली चीज है, आपके दिमाग में है कि इतने परसेंट लेके आने, तो उसको पेपर पे लिख कर चिपका दो अपने उस पे, सामने एक दीवार पे, कि मैं इस साल लेके आऊंगा, मेरे जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में नंबर होंगे वो इतने होंगे, या मेरे एग्जाम में बोर्ड 98% होंगे, मेरे एग्जाम में नंबर इतने होंगे, मैं अपने स्कूल को टॉप करूंगा। ये चीज लिख के सामने चिपका दो, जिससे हर पॉइंट पे आपको याद रहे कि यार इसके लिए मेहनत करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत छोटी सी चीज है यार, हम ऐसे सोचते हैं कि दिमाग में रख लेंगे, दिमाग में चीजें कर लेंगे, हाँ हाँ हमने प्लान बना रखा है, पर वो प्लान जब तक आपने अपने पेपर पे नहीं लिखा है तब तक उसका कोई मायने नहीं है। दिमाग में तो हमारे 100 थॉट चलते रहते हैं हर सेकंड पे, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो एक पेपर लिख के ना, पेपर लेके लिख के सामने चिपका दो, ये सबसे पहला काम है आज वीडियो को समाप्त करते ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम आपके पॉइंट पे कि जी आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपके शुरू होने वाले हैं फरवरी से। तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए? अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि बच्चा उसी समय पे देख रहा है, अगस्त एंड में। तो सितंबर हमारा इस समय चल रहा है, ठीक है जी। 15 फरवरी से हम मान सकते हैं, या फिर हम 20 फरवरी बोल लें, तो 20 फरवरी से या 15-20 फरवरी से आपके एग्जाम हो रहे होंगे। ये जो 15 से 20 फरवरी का टाइम है, ये 15-20 दिन हमें रखने हैं अपने सैंपल पेपर्स के लिए, ठीक है। मैं आपको यहां पे ये बताने नहीं आया हूं कि इस दिन पे आप ये चैप्टर कर लेना, इस दिन पे ये चैप्टर कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर। मैं आपको तरीका बताने आया हूं। मैं आपको एक ब्रॉडर व्यू बताने आया हूं कि एज अ सीनियर मैं आपको क्या चीज बता सकता हूं कि ये आपके दिमाग में पॉइंट होने चाहिए कि भाई आखिरी के 15-20 दिन हमारे सैंपल पेपर के लिए होंगे। जो आखिरी का हमारा जनवरी वाला पूरा महीना होगा, ये हमारा रिवीजन के लिए होगा। ये मत सोच के बैठना कि भैया हमारे पास तो अभी 1 2 3 4 5 6 महीने और 6 महीने आराम से करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा ये गोल होना चाहिए कि हमारा दिसंबर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और हो जाएगा। ये तो है नहीं कि भैया आज तक दुनिया ने नहीं करा, मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। पर हमें ना एक दिमाग में टारगेट रखना है कि यार हाँ हमारे फरवरी हमारा पूरा जाएगा सैंपल पेपर में, जनवरी हमारा जाएगा पूरा रिवीजन में। तो इसलिए हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर तक कंप्लीट कर लें। इसके बीच में कुछ बच्चों की है कि भैया 15 से लेके, या फिर आप मान सकते हो कि मिड सितंबर में आपके क्या होंगे, हाफ ईयरली होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। तो इसको भी हमें बीच में कंसीडर करना है। तो मोटा मोटा अगर हमारे पास देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने हैं जिसमें हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मैं बात करता हूं आपकी हाफ ईयरली की। हर एक चीज को मैं लेते हुए चलूंगा, तो इसलिए टेंशन मत लेना। अगर मैं आपसे बात करूं हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है? सबसे पहला पॉइंट कि आपके जितने चैप्टर हो गए हैं, सबसे पहली बात है कि ये नहीं कि हम पूरा, देखो दो चीजें बताता हूं, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड। ऐसा तो है नहीं कि इसके मार्क कहीं पे जुड़ रहे होते हैं, जुड़ेंगे तो आपके आखिरी के बोर्ड के एग्जाम के नंबर, ठीक है। तो आपके जो हाफ ईयरली और जो प्री बोर्ड का एग्जाम है, और ये भी नहीं है कि इसको सीरियसली लेना, मजे में ले लेना है। सीरियसली इसलिए हमें लेना है कि ये एक तरीके हैं आपकी प्रैक्टिस के। टेस्ट, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, मंडे टेस्ट, संडे टेस्ट, ट्यूशन के टेस्ट, कोचिंग के टेस्ट, ये सारे टेस्ट कभी नहीं छोड़ने होते।
क्योंकि ये एकमात्र तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। आप बच्चों के ये डाउट आता है कि भैया हम ना बोर्ड एग्जाम में बहुत होता है कि बोर्ड एग्जाम में भैया हम बैठ रहे होते हैं, हमारी एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, हमें पसीना आने शुरू हो जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट रणभूमि में उतर जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम डायरेक्ट रणभूमि में उतर जाते हैं, हमें उससे पहले एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि हम एग्जाम में कैसे बैठ के देना है। तो इसलिए कभी भी बीच में जो भी टेस्ट आ रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है। जो टेस्ट हैं उनको अच्छे से देना है, पूरी ईमानदारी से देना है, कहीं पे भी चीटिंग वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। 100% अपना दे के आना है, और जो देने के बाद आपके एग्जाम में नंबर आए हैं उसको एनालाइज करना है कि कहां पे मेरी गलती रह गई थी, कहां पे मेरे से सवाल नहीं हो पाए थे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो, मंडे टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, आपके टेस्ट कोचिंग का टेस्ट हो, कुछ भी हो, उसको सबसे पहला पॉइंट है सीरियसली देना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सीरियसली देना है। क्या भैया जरूरी है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए? मैं कहूंगा हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं भी हुआ है तो जितना हो गया उसको 100% अच्छे से रिवाइज करके जाना आपके हाफ ईयरली वगैरह टेस्ट में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी जो बच्चे में उनके वन शॉट वगैरह देख लेंगे हम। क्या टाइम टेबल रहना चाहिए? मैं मान लेता हूं, मान लो आपका 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है, आप जैसे भी शुरू हो रहा है उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। तो आपने एक तरह से शेड्यूल अपना बना लिया। मैंने ऐसे ही एक और लास्ट ईयर में बच्चों के लिए बनाया था कि आपको ऐसे लिख लिया आपने 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर से लेके आपने लिख लिया 15 सितंबर तक। ठीक है जी। आपने 2 स्लॉट बनाए, एक बनाया आपने मेजर स्लॉट, एक बनाया आपने माइनर स्लॉट। ठीक है। मैं एज्यूम करूंगा कि आप 6 से 7 घंटे करीब अपना सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, तो आपका जो मेजर स्लॉट है ये होगा आपके 4 घंटे का, और जो आपका माइनर स्लॉट है वो होगा 2 घंटे का। ऐसे आपको अपने 15 दिन डिवाइड करना, 15 दिन जो है उनको डिवाइड करना है कि आपने मेजर स्लॉट है उसमें एक भारी सब्जेक्ट उठाया, और जो माइनर स्लॉट है उसमें एक थोड़ा सा हल्का चैप्टर उठाया। अगले दिन ऐसे ही आपने मेजर में थोड़ा भारी चैप्टर उठाया, माइनर में एक छोटा चैप्टर उठाया, और साथ साथ में आपने दिन के 1 घंटे के करीब कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लिए, टेस्ट वगैरह दे दिए, है ना। सैंपल पेपर अभी तो आपको हाफ ईयरली के लिए मिलेंगे नहीं, तो आपने क्वेश्चन बैंक्स वगैरह लगा लिए। तो इस तरह से आपने 1 घंटा दे दिया बाकी के रिवीजन के लिए। मेजर और माइनर इस तरह से आपको डिवाइड करना है। अब भैया इनमें चैप्टर्स कैसे? जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, उनको एक पेपर पे लिख लो कि भैया मेरे हिंदी में ना, हिंदी में 2 कॉलम हम बनाएंगे। एक कॉलम जो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं वो वाले इधर लिख दिया आपने, जो जो चैप्टर आपके बचे हैं वो वाले कॉलम आपने इधर लिख दिए। फिर आपने ऐसे ही बना लिया अपना इंग्लिश का कॉलम, 2 कॉलम बना लिए, जो जो हो रखे हैं वो इस तरफ लिख लिए, जो जो बचे हैं वो इस तरफ लिख लिए। ऐसे ही आपने बना लिया मैथ्स के 2 कॉलम, ऐसे ही आपने बना लिया एसएसटी के 2 कॉलम, और ऐसे ही आपने बना लिया अपने साइंस के 2 कॉलम। इस तरह से जो जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनको डिवाइड कर लिया, कौन कौन से रह रहे हैं और कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए हैं, कौन कौन से रह रहे हैं, कौन कौन से हो गए, कौन से रह रहे हैं। इस तरह से आपने एक चार्ट बना लिया, एक कॉपी पे पेज पे बना लिया। मैं ये नहीं कह रहा जाके 5-10 रुपए का चार्ट लेके आओ, पैसे मत खर्च करो मेरी जान, पिटवाना है क्या। तो आप क्या करो कि जो जो आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं और जो जो हो गए हैं उसको एक तरफ लिख लिया। अब जो आपका बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो यहाँ पे ये बचे हुए चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं इस तरफ वाले, उन चैप्टर्स को यहाँ पे डिवाइड करना है कि भैया मेरा एक मैथ्स का एक भारी सा चैप्टर है, तो भारी सा चैप्टर मैंने यहाँ मेजर वाले स्लॉट में डाल दिया, और मेरा इंग्लिश का एक हल्का सा चैप्टर तो वो माइनर वाले स्लॉट में डाल दिया। और जो ये बचा हुआ 1 घंटा है जिसमें आप, मैं कह रहा था रिवीजन करना है, वो रिवीजन करनी चाहिए आपको इन वाले चैप्टर की जो आपके हो गए हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि हो गए हैं तो अच्छे से अभी भी याद रहेंगे इन 10-15 दिनों में, नहीं। तो आपने क्या करा, 2-2 चैप्टर उठा के, क्योंकि एक बार कर रखे हैं तो आप आराम से कर लोगे, तो आपने 2-2 चैप्टर उठा के हर दिन रिवीजन कर लिए जो जो चैप्टर आपने पहले से कर रखे थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमने क्या करा, चैप्टर्स डिवाइड करके अपना 15-20 दिन जो भी आपके बच्चे हैं हाफ ईयरली के, वो ऐसे डिवाइड कर लिए, चैप्टर्स उठाए यहाँ पे भर दिए, और इस तरह से आपने एक अपना टाइम टेबल बना लिया कि 15 दिनों में ऐसे ऐसे मैं करूंगा चैप्टर्स को। इनके लिए क्या क्या करना है, जो जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं शायद आपने उनके नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है। नहीं बना रखे, चैनल पे मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, एक पूरी पीडीएफ है जिसमें अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स बने हुए हैं, वो नोट्स आप यूज कर सकते हो। वो मैंने आपके लास्ट ईयर वाले जो सीनियर्स हैं उनके लिए बनाए थे। आपके लिए बकायदा नए नोट्स हम बनाने तैयार हो चुके हैं, पर वो धीरे धीरे हम उसको रिवाइज करके आपको दे रहे होंगे चैनल पे, तो इसलिए उसके लिए बने रहना। एक चीज मैं आप सभी से भी वापस बीच में रोक के कहना चाहूंगा, जो चैनल है ना उस पे कोई भी आपको ऐसे फालतू के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। सारे जो वीडियोस हैं वो 100% जेन्युइन काम की वीडियोस होंगी। तो इसलिए ये आपसे गुजारिश रहेगी कि सब्सक्राइब करके ना वो बेल आइकन जो है वो दबा लेना, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, फालतू चीज नहीं आएंगी, जो हर चीज आएगी वो इंपॉर्टेंट आएगी। तो आपको ये दिमाग में रहे कि यार नोटिफिकेशन आया तो काम की चीज है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि नोटिफिकेशन जरूर रखना। हम कम वीडियोस लाते हैं पर ऐसी लाते हैं जो लोगों की 50 वीडियो के बराबर होती है।
ठीक है, मेरी फील समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नोट्स जो है आपके आपके पास हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है इस समय टाइम नहीं है आपका बनाने का, आप यूज कर सकते हो, हमारे वाले बेस्ट नोट्स हैं, इससे अच्छे आपको पूरे यूट्यूब पे इस समय नहीं मिलेंगे। हम वापस बना रहे हैं और उसको बीट करना भी फिर से मुश्किल है लोगों के, तो इसलिए हम हर साल अपग्रेड कर देते हैं, हर साल कुछ ऐसी चीज ला देते हैं जो लोग देख के ऐसे ही वैसे ही हैरान रह जाते हैं। तो इसलिए आप वो यूज कर सकते हो, इस साल वाले हम वापस बना रहे होंगे, पर इसी टाइम बिंग आप ये वाले यूज कर सकते हो जो आपके सीनियर्स के लिए बनाए गए थे। नोट्स आपने यूज कर लिए, नोट्स से आपने अच्छे से कंटेस्ट कर लिया, साथ साथ में आपने एनसीईआरटी कर ली। हाफ ईयरली का इतना बहुत है, हाफ ईयरली के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा आप करो, इतना करके आप अपने तैयारी करो। ठीक है, रण मूवी कौन सी है हमारी, फाइनल बोर्ड के एग्जाम। अभी क्या चल रहा है हमारी, बीच में तलवार चलाना सीख रहे हैं हम, तो ये जो आपके हाफ ईयरली हो रहे टेस्ट हो रहे हैं, इसमें क्या करो, तैयारी करो कि आपने एक बार जाके बीच में ऐसे एक डेमो एग्जाम दे दिया, इस तरह से इसको मानना है, जिससे कि हम फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करें। तो आपने एनसीईआरटी और नोट से अच्छे अच्छे रिवाइज करके सारे चैप्टर्स, और आप अपने एग्जाम देने चले गए। इतना रखो, ज्यादा इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि भाई इसी में मैं टॉप करूंगा, आखिरी जो हमारा एग्जाम है तब तक हम अच्छे से ब्रशअप होंगे इन एग्जाम्स को दे देके। ये हो गई आपकी हाफ ईयरली के, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं आपके जो बचे हुए ये दिन है, बचे हुए आपके सितंबर में हाफ ईयरली कंप्लीट हो गया, अब आपके पास 3 महीने बचे हैं। 3 महीने मतलब कि 30 × 3 आपके अप्रोक्सीमेटली 90 दिन बचे हैं। इन 90 दिन में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एक ब्रॉड तो जो कि मैं हर साल बताता हूं वो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें कोई ऐसे ये नहीं है कि रॉकेट साइंस लग रही है। आपके पास 30 दिन बचे हैं, आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उससे उसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने चैप्टर पर डे करने हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, बीच में कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिसमें आप ऐसे मजे मजे में निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इतने ही दिन है। 30 नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, सॉरी, इसको हम 90 कहेंगे। तो चैप्टर डिवाइड बाय 90, जितने भी चैप्टर्स हैं डिवाइड बाय 90 कर लिया आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इतने चैप्टर्स पर डे करने हैं। ये आपके दिमाग में एक ब्रॉडर पॉइंट आ गया कि हाँ यार इतने चैप्टर्स करूंगा तभी जाके दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इससे आपको ये नहीं है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, होता है ना कि भैया लेजीनेस आ रही है। तो अगर ये सामने लिखा होगा कि टारगेट 95% है और मेरे को एक्स चैप्टर पर डे करने हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन शायद अपने आप ही बना रहा है। तो ये पॉइंट है, आपको इतने चैप्टर्स पर डे करने हैं। कैसे करने हैं, अब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ क्या क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम कॉमन सब्जेक्ट जो कि सभी बच्चों का होगा, इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत जो भी है, तो अगर मैं बात करूं इन सब्जेक्ट्स की, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, मैंने बहुत टॉपर से बात करी इसके लिए, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चे बहुत ही ऐसे इग्नोर करके रहते हैं और लास्ट में जाके इसके लिए पैनिक करते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें जो आपको अभी से करनी है, ज्यादा टाइम मत दो, कोई बात नहीं, सोने से पहले 15-20 मिनट दे दिया, आधा घंटा दे दिया, उतना ही बहुत है। बच्चे सोचते हैं कि भैया इसकी वन शॉट वीडियो देख लेंगे, इसकी या फिर समरी वीडियो देख लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। देखो, वन शॉट वीडियो देखो, समरी वीडियो देखो, जिससे कि आपको एक पूरे चैप्टर का सार पता चल जाए। पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी एनसीईआरटी को रीड करना, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे और आपने बीच बीच में एनसीईआरटी की लाइंस यूज कर ली, तो आपके नंबर बहुत बढ़ा देंगे जो चेक करने वाले टीचर्स हैं। वो कहेंगे कि हाँ यार इस बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज है, इसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ये ऐसा नहीं है कि हवा हवा में समरी पढ़ के सारे आंसर में समरी चेप के आ रहा है। इस बच्चे को पता है कि चैप्टर में क्या लिखा गया है। तो इसलिए कोशिश करना कि आपने वन शॉट देख लिए, ठीक है, रात को सोने से पहले आपने आराम से वन शॉट देखा और आपने अपनी एनसीईआरटी साथ में रख ली कि भाई वन शॉट देख के समरी पता चल गई, अब हम धीरे धीरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये दो चीजें आपको करनी है। जितनी भी एनसीईआरटी में आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको कर लेने हैं, क्योंकि कई बार इंटेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आ जाते हैं इसमें पेपर्स में। तो इससे क्या हो गया, आपको एनसीईआरटी एक तरह से पता चल गई कि हाँ यार इस चैप्टर में ये चीजें हैं। अब आपको बीच बीच में जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपको अपने टेस्ट, हाफ ईयरली, मंडे टेस्ट, संडे टेस्ट, कोचिंग टेस्ट, ये कभी स्किप नहीं करने। ठीक है जी, क्योंकि क्या होगा कि आपने ये सब पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हम इन दोनों जो ये सब्जेक्ट है इसको काफी इग्नोर करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इतना कर लिया बहुत है, इसके बाद अपने जितने भी टेस्ट वगैरह हैं उनको देते रहना और उनको सीरियसली देना कि भाई मेरा इंग्लिश का टेस्ट है या फिर मेरा इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम है, तो मैंने अच्छे से पढ़ के, प्री बोर्ड है या जो भी है, अच्छे से पढ़ के, सारी समरी देख के, सारे एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख के कि हाँ यार ये क्वेश्चन था और इसमें ये पॉइंट्स मेरे को लिखने थे, ये सब चीज करके सीरियसली टेस्ट देने जाना। इससे क्या होगा, आपकी अपने आप ही इंग्लिश हिंदी की रिवीजन होती रहेगी। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे ज्यादा कुछ इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि करो, इतना आपने कर रहे हो और धीरे धीरे लास्ट में हम सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक करेंगे, वो ही बहुत है। अब अगर हम बात करें आपके अगले सब्जेक्ट की, जो कि है आपका मैथ्स। अगर आप 11th-12th में लेने जा रहे हो कॉमर्स, या फिर आप 11th-12th में लेने जा रहे हो साइंस, मैथ से प्यार कर लेना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों को बोली थी, कि बच्चों ने एक ना क्या कोई नाम दिया था उन्होंने, डाउट कॉपी कही थी या फिर क्या चीज कहा था, उन्होंने कहा था कि एक डाउट रजिस्टर बना लो। ठीक है, डाउट रजिस्टर मतलब डाउट रजिस्टर या कुछ और नाम था, मैं आपको फील बता देता हूँ क्या किस तरह का रजिस्टर था वो। कि भैया अगर हम सवाल कर रहे हैं कोई, मान लो हम चैप्टर रियल नंबर है, रियल नंबर का हम कोई सवाल कर रहे हैं, और उस सवाल को करते करते हमने मान लो आरडी से सवाल करा और हमें लगा कि यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हमने उस वाले रजिस्टर में या फिर उस वाली कॉपी में लिख लिया कि रियल नंबर वाले चैप्टर में ये सवाल बहुत अच्छा था, वो सवाल आपने लिख लिया और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट लिख लिया। इस तरह से आपने कॉपी मेंटेन कर रखी है, आपने एनसीईआरटी करी, आपने एग्जाम्पलर कर लिया, आपने कोई क्वेश्चन बैंक करा, तो आपको पता चल गया कि यार ये कॉन्सेप्ट अच्छा था। तो फिर क्या है कि बाद में आपको पूरी एनसीईआर पूरा क्वेश्चन बैंक उठा के पूरी आरडी करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ वो डाउट रजिस्टर उठाया, आपने वो डाउट कॉपी उठाई और उसको एक बार रीड कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि इसको मेंटेन कर लिया आपके मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है जी। दूसरी चीज मैथ्स की अगर मैं आपको बात करूं, इससे पहले यार मैं बिल्कुल नहीं कहता था कि आपको कोई और एक्स्ट्रा बुक करनी है, पर बच्चों ने मेरे को बोला कि भैया सबसे पहला चीज है आपको एनसीईआरटी अच्छे से कंठस्थ हो जानी चाहिए, इस लेवल पे एनसीईआरटी हो जानी चाहिए कि अगर मेरे को रात को उठ के भी कोई बंदा पूछ रहा है कि ये वाला सवाल कैसे होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा है और ये ऐसे सॉल्व होगा। इस लेवल पे हो जानी चाहिए, 2-3 बार आपको एनसीईआरटी अच्छे से रगड़ लेनी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपने अच्छे से रगड़ ली, अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो अब आप या तो कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, मार्केट में यार बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं, आप सभी के सीनियर्स के लिए मैंने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक क्या कहते हैं सजेस्ट करे थे। इस साल मैंने वापस उनके देखे हैं। हर साल हम क्या करते हैं यार कि जाते हैं, जो भी आपके आसपास मेरी स्टेशनरी है, जितने भी क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे बुक रखी हैं, बुक्स तो बहुत सारी रखी हैं, ठीक है, आप सभी के लिए देखते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक्स आते हैं वो सारे देख लेता हूँ, जो मेरे को सही लगते हैं हर एक बच्चे के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साल के लिए भी आप ओसवाल में जा सकते हो, बहुत अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि बाकी बुक्स में आपको असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, ये सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये आपको क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में मिल जाएंगे। तो आपका पहली चीज है आपने एनसीईआरटी कर ली, दूसरी चीज है या तो आपने क्वेश्चन बैंक ले लिए, ठीक है, या फिर आप बैठ के आरडी शर्मा कर रहे हो। आरडी शर्मा भी ना असेसमेंट जो आपके असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो नहीं होते। तो इसलिए मैं ये कहूंगा क्वेश्चन बैंक ले लेना, पर ये कब लेना, जब आपकी एनसीईआरटी कंठस्थ हो जाए, तब आप एक क्वेश्चन बैंक ले लो। मेरी रिकमेंडेशन ओसवाल रहेगी, आप वहां से जहां से भी आपको सस्ते मिल रहे हो, अमेजोन वगैरह से मिल रहे हो, वहां से ले लो। आपके आसपास स्टेशनरी पे कोई ऑफ वगैरह दे रहा हो, ठीक है, वहां से जाके ले सकते हो। ले रहे हो तो पूरे करना, ठीक है, ले रहे हो तो उसको सीरियसली करना। जहां जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपने इस वाले रजिस्टर में लिख लिया। ठीक है, मैं मान लो मैं आज बैठ के कर रहा हूं पॉलिनोमियल से, या मैं बैठ के आज ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री मैंने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है, अब मैं बैठ के क्वेश्चन बैंक उठाया और क्वेश्चन बैंक के जितने क्वेश्चन है वो मैं लगाने जा रहा हूं। साथ में ये डाउट रजिस्टर भी रख लिया कि भाई क्वेश्चन बैंक का ये सवाल अच्छा लगा, डाउट रजिस्टर में ये लिख लिया, ये अच्छा लगा, ये डाउट रजिस्टर में लिख लिया। आर एस अग्रवाल कर रहे हैं, आर डी शर्मा कर रहे हैं, ये सवाल अच्छा लगा, ये लिख लिया। खाली एनसीईआरटी से अच्छा स्कोर लाना, 95 से ऊपर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेरे को जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी ने ये बोला कि भैया आप प्रैक्टिस जितना करोगे क्वेश्चन बैंक्स की, आरडीआरएस की, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी कंटेस्ट कर लेनी है और इन दोनों को साथ में रखना है। जब आपका आखिरी टाइम आएगा तब आपको सिर्फ ये रजिस्टर यूज करना है, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये करो। आखिरी टाइम मतलब जब एग्जाम से 2-3 दिन पहले होंगे, तो इसलिए ये रजिस्टर में मेंटेन करवाया जा रहा हूं। एक बड़ी सोच है, एक स्मार्ट वर्क है ये बच्चे बाकी नहीं करेंगे, बाकी लगे रहेंगे क्वेश्चन बैंक देखने, आरडी शर्मा देखने। आपके पास एक कॉपी रखी हुई है कि यार ये चीजें थी जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगी थी, ये ऊपर ऊपर से देख के मैं चला जाऊंगा, जिससे एग्जाम में अगर आए तो मेरे को याद रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स और मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपने कर लिया, सॉरी। ठीक है, फोर्थ आपका जो काम रहता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरे को ऊपर इसमें भी बताना था, पर अभी आप यहां से देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एक सब्जेक्ट के लिए है। हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर दिए थे बच्चों को, आप वो यूज कर सकते हो। उसको अपडेट कर दूंगा मैं धीरे धीरे, पर अभी के लिए टाइम बिंग आप उसको डाउनलोड करके उनको साथ साथ में करते रहना। आपने चैप्टर कर लिया, आरडीआरएस के सवाल कर लिए, और साथ साथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि यार पिछले सालों में सीबीएसई कैसे पूछती है सवाल, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये रह गया आपके मैथ्स के लिए। अगर आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉमर्स या फिर साइंस लेना चाह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली, पूरी 12वीं आपकी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो गया तो आप बहुत अच्छा उखाड़ दोगे। ठीक है जी। अब मैं आगे बात करता हूं आपके दो बाकी सब्जेक्ट्स जो आपके बच गए, साइंस और एसएसटी। इसके लिए सबसे पहली चीज है, जो भगवान होते हैं वो होते हैं नोट्स। कैसे? वो होते हैं एनसीईआरटी से बनाए हुए नोट्स। मैंने नोट्स ऑलरेडी चैनल पे दे रखे हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल डाउनलोड करके उनको साथ में रखो, पर उस पे मैं ये नहीं कहूंगा कि बस उसी को एक विकल्प रखना है। अपने नोट्स भी साथ साथ बनते रहने चाहिए। आपने क्या करा, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर आप साथ साथ में वन शॉट देख रहे हो कोई भी वीडियो, या फिर आप लेक्चर देख रहे हो, वन शॉट नहीं देख रहे, प्रॉपर लेक्चर भी देख रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। तो आपने क्या करा, सामने एनसीईआरटी पढ़ते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कुछ बच्चों को एनसीईआरटी से समझ में आता है, एनसीईआरटी पढ़ो। किसी बच्चे को वीडियो से समझ में आता है, वीडियो से देखो, जैसे आपको समझ में आता है वैसे देखो। तो आपने मान लो एनसीईआरटी रख रखी है और साथ में आप अपने नोट्स बना रहे हो, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, अपने नोट्स बनाते गए, साथ साथ में आपने मेरे नोट्स रख लिए खोल के, कि आपको कोई भी चीज मेरे में इंपॉर्टेंट लग रही है तो आपने यहाँ पे लिख ली। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं, तो साइंस में हमने जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, किसी ने नहीं दे रखी यार, हमारे चैनल पे पहली बार ये चीज आई गई थी। जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सारी एक्टिविटीज मैंने आसान भाषा में नोट्स में डाली थी, क्योंकि एक्टिविटीज जो नीला डब्बा बनाया होता है एनसीईआरटी ने, वो समझ में तो आता नहीं है, तो मैंने उसको आसान भाषा में लिख के उन नोट्स में इंटीग्रेट करा था। तो आप वो चीज वहां से देख सकते हो। तो ये बीच बीच में काम आएंगे। कुछ कुछ चीजें मैंने हिंदी में लिख रखी हैं, कुछ कुछ चीजें मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखी है, कुछ कुछ मैंने कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं, वो सारे आपको काम आएंगे। तो आप अपने नोट्स बना रहे हो, साथ साथ में मेरे नोट्स आपने रख लिए, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगी अपने नोट्स में उसको वहां पे छाप लिया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। ये होती है पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो होती है वो होती है आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस या फिर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो आपके इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है और जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ये आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। ठीक है, तो आपने नोट्स बना लिए, नोट्स के बाद आपने इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए। चौथा तीसरा काम होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपके जो क्वेश्चन बैंक्स हैं। ये पहली प्रायोरिटी है, ये दूसरी प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद जब टाइम बच जाए तो ये सारी चीजें हैं। ये भी मैंने आपको चैनल पे ऑलरेडी दे रखे हैं, आप इसको डाउनलोड करके कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपको मैंने बताई दिए कौन से लेने हैं, वो आप यूज कर सकते हो। ये हो गए आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज। मैथ्स में आपको क्या क्या करना है, एसएसटी साइंस में क्या क्या करना है, और इंग्लिश में क्या क्या करना है, इंग्लिश हिंदी जो भी आपकी इंग्लिश हिंदी संस्कृत है, ये सारी चीजें फॉलो करो। ठीक है, जितने भी आपका टाइम बचा है, 3 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, ऐसा नहीं है कि कम टाइम है हम इसमें नहीं कर पाएंगे। बच्चों ने 10-10 दिनों में करा है, तो आपके पास तो 3 महीने बहुत है। क्या ब्लंडर्स आपको नहीं करने हैं वो ध्यान में रखना। सबसे पहला ब्लंडर है कि आपने कोई क्लियर गोल सेट नहीं कर रखा है, जो मैंने अभी आपको सबसे पहला पॉइंट बताया, कि आपके सामने पेज पे लिखा रहना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है और इसको मेरे को अचीव करना है, इस साल मेरे को स्कूल में टॉप करना है तो करना है, बस इतनी चीज आपके सामने लिखी रहनी चाहिए। नहीं हुआ तो कौन सा पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पॉइंट पॉइंट समझो ना, एक बार लिख तो लो, एक बार सोचो तो इतना बड़ा। पहली चीज गोल सेटिंग। दूसरी चीज, जो भी आपके टाइम टेबल वगैरह है वो आपको बना के सामने चिपका लेना है। दीवार भर जानी चाहिए, पुताई फिर से हो जाएगी, सफेदी फिर से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके सामने जब वो चीज लिखी रहेगी ना कि भैया आपने 15 दिन का टाइम टेबल यहां बना रखा है, उसके बाद जब हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरा शेड्यूल ये है कि ये चैप्टर्स मेरे बचे हैं, इन चैप्टर्स को मेरे को ऐसे ऐसे करना है, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ये स्ट्रेटेजीज हैं, जो चीजें बताई जा रही है उसको लिखा करो। खाली ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे 1 घंटे बाद कि क्या क्या बोला था, पर अगर वो पेज पे लिख के सामने चिपका रखा होगा तो याद रहेगा कि यार ये चीजें थी। यही चीज मैं हर एक वीडियो में बताता रहता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है तुम लिखते तो है नहीं मैक्सिमम बच्चे, तो इसलिए वो चीज मेरे को बार बार बतानी पड़ती है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आपने एक बार लिख ली, सामने चिपका ली, तो आपको हर चीज क्लियर रहेगी कि हाँ ये सवाल है, ये चीजें हैं, ये मेरे को ऐसे ऐसे करना है, पहले एनसीईआरटी करनी है, फिर मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, नहीं है तो मैं एक बार लिख लूंगा, कहीं से देख लूंगा। तो क्लियर गोल होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे पहली बात, अपना पेन उठाओ, पेपर उठाओ, लिखो उसे, ये पहले पॉइंट है। दूसरा, प्रॉपर रिवीजन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया हमारे सामने कोई ऐसे गोल तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं फरवरी में एग्जाम है, 6 महीने बचे, आराम से करूंगा। पर अगर वहीं एक बच्चे के दिमाग में होगा कि यार नहीं भाई 6 महीने नहीं बचे यार, यहाँ तो भैया कुछ और ही दिखा रहे हैं, यहाँ तो भैया ने बोला है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो अब इन 3 महीने में मैं कैसे करूंगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये है कि आपको पहले से ही पता है कि रिवीजन कैसे होनी है। मैंने रिवीजन के लिए पहले से ही जनवरी फरवरी दे रखा है, तो मेरे को दिसंबर एंड तक कंप्लीट करना है। ये है, बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता रिवीजन का, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर रिवीजन करती रहनी है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, कंसिस्टेंट हम नहीं रहते हैं।
बीच में दिवाली की छुट्टियां आई 10 दिन की, निकल गए भाई नानी के घर और बीच में भूल गए हर चीज, तो क्या हुआ, हम कंफर्ट जोन में पहुंच गए। अब हम वापस आते हैं, हमारा 5 दिन मन नहीं करता, छठवें दिन हमें कहीं से शौक लगता है कि हमारे नंबर नहीं आ रहे, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। तो इसलिए कंफर्ट जोन में नहीं आना। हमें वो चीज, ये नहीं कि भाई, एक बच्चे ने मेरे को बोला था, टॉपर ने, कि भैया चाहे आप 2 घंटे रोज पढ़ो पर रोज पढ़ो। ये नहीं कि हमने एक दिन तो हम 8 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं, अगले दिन हम बिल्कुल ही मजे में, या तीसरे दिन हम फिर मजे में, फिर हम सोच रहे हैं कि अब हम 10 घंटे पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगी पढ़ाई, नहीं हो पाएगा जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। जब तक आप ये चीजें नहीं छोड़ोगे ना, कि रेगुलर वेब सीरीज देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं, पूरे दिन चैटिंग कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम भी हमने चला रखा है, ट्विटर भी हमने चला रखा है, यूट्यूब भी हमने चला रखा है, पूरे दिन बस इसी में जा रहा है। जब तक हम इन छोटी छोटी चीजों से नहीं उठेंगे ना, हम ये बड़ा गोल नहीं अचीव कर पाएंगे, ये हार्श टूटता है। कुछ वेब सीरीज हमें कुर्बान करनी पड़ेंगी, कुछ सोशल मीडिया हमें छोड़ने पड़ेंगे। आप एक बार एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा ये सब चीजें करने का, बिलीव मी, बहुत टाइम मिलता है। इतना टाइम मिलता है, आप बोर हो जाओ कि यार इतनी सारी वेब सीरीज तो दुनिया में है भी नहीं जितनी मैं देख लूं, इतना टाइम है। पर अभी अगर आप इस चीज में लग गए, फिर एक बेकार सा कॉलेज मिल गया, नहीं अच्छी चीज लगी, कोई अच्छी आगे नौकरी नहीं मिल रही है, फिर तरसोगे कि यार अब कैसे हम आगे कर पाएंगे। रिग्रेट होता है, एक रिग्रेट जो छोटी सी चीज है, अभी हमें इतनी फील नहीं होती, पर बाद में अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, अभी हम आलस में रह जाते हैं, फिर उसके बाद दिक्कत आती है। रिग्रेट से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही होती हैं। तो इसलिए कोशिश करो। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गया, इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी तो 10वीं का एग्जाम है, ठीक है। 10वीं के एग्जाम में जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो फॉलो करो। अच्छे नंबर पिछले 2 सालों में बच्चे के आए हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है उनका, आपको वही एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ, आपके भी आ जाएंगे। शर्त ये रहेगी कि आप साथ साथ में जो चीज़ें बताई जा रही है उसको करो, और मिलके साथ में हम फोड़ेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय टाटा। जो जो चीजें आपको लिखनी थी, आई होप आपने लिख ली होंगी, नहीं लिखी तो पीछे एक बार वीडियो करके लिख लेना, है ना, मेहरबानी करके, और उसको सामने चिपका लेना। अगले टॉपर, मैंने फिर बोला था, आपने बहुत टॉपर के इंटरव्यू देखे होंगे चैनल पे, अगले टॉपर आपको बनना है, ये गोल होना चाहिए, आपका इंटरव्यू इस चैनल पे आना चाहिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, जाओ पढ़ो, ठीक है। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो के लिए सोचते हैं क्या आपके लिए आनी है। बाय।